नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरुआत करते हैं एक और नए मॉडल पेपर की बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत इतिहास वाले एक और मेजर सब्जेक्ट का पार्ट 2 पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं समकालीन भारत का इतिहास। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा विषय होने जा रहा है समकालीन भारत के इतिहास, जो कि आपके मेजर सब्जेक्ट में पेपर 2 होता है ना। तो दोस्तों 8 तारीख को आप लोगों का इसका मैक्सिमम यूनिवर्सिटियों में 8 तारीख को पेपर लिया जा रहा है। तो जिन दोस्तों का भी 8 तारीख को पेपर है वो थोड़े से समझ जाइए, और जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को आज देने जा रहा हूँ, क्वेश्चनों पर थोड़ी सी है ना एकाग्र होकर के थोड़ा सा जो है कॉन्शियस होकर के थोड़ा तैयारी अच्छे से कर लीजिए उन पर। चलिए शुरुआत करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। मैं फिर से रिपीट करवा दूं, ये मॉडल पेपर 2026 वाले सभी छात्रों के लिए है। इसके अलावा बेसिकली अगर कोई बदलाव नहीं होता है तो 2028 तक ये मॉडल पेपर यथावत रहने वाला है, सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होगा। तो थर्ड ईयर में जितनी भी मध्य प्रदेश की जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, हर यूनिवर्सिटी के लिए ये सब्जेक्ट का ये जो मॉडल पेपर मैं आज को आपको पेश करने जा रहा हूं, सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण उपयोगी होने वाला है। और खास करके इस सेशन में मैंने उन प्रश्नों को इंक्लूड किया है जो इस बार एग्जाम में, जिनकी एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। जी हाँ, 90% से कम संभावना वाला एक भी प्रश्न मैंने यहां पर ऐड नहीं किया है। तो 15 ऐसे प्रश्नों पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम सेंटर में दोस्तों आपको खुश कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मैं फिर है ना, सब्जेक्ट क्या आपका समकालीन भारत का इतिहास। क्लियर है? मेजर वाले सभी बच्चों के लिए, कभी कभी माइनर में भी ये सब्जेक्ट ले लिया जाता है बट बहुत कमी से। आइए, पहला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्यों के एकीकरण की प्रक्रिया समझाइए। दोस्तों एकदम सिंपल वे में मैं यहाँ पर प्रश्न लेकर के आया हूँ, एकदम इजी तरीके से प्रश्न लिए गए हैं। और मैं बहुत ज्यादा समय यहाँ पर नहीं लूंगा, क्योंकि देखिए हर प्रश्न में मैंने अंडरलाइन कर रखा है। अंडरलाइन का मतलब क्या हुआ, उस प्रश्न की टर्म है, वो उस प्रश्न का कीवर्ड है जो आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न के अंदर। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, जहां पर उलझन होगी, समझने योग्य जहां पर कुछ तथ्य होगा तो हम उसको समझेंगे भी। तो पहला प्रश्न क्या है, स्वतंत्रता के बाद में भारतीय राज्यों का एकीकरण कैसे हुआ था, उस एकीकरण की पूरी प्रक्रिया बताइए। क्योंकि जब देश आजाद हुआ था, आजादी से पहले क्या था कि पूरा देश कहीं कहीं पर जो है स्वतंत्र इकाइयों में बटा हुआ था, है ना। स्वतंत्र राज्य थे, राजा महाराजाओं के राज्य थे, और कुछ राज्यों पर ब्रिटिश सरकार की हुकूमत हुआ करती थी। तो इस तरह से उन सभी को एक राज्यों में, भारत के राज्यों में लाग लेकर आना, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में जो देशी रियासतें थी उनको भी भारतीय राज्यों में है ना समीकृत करना, एकीकृत करना, ये काफी आसान कार्य नहीं था। तो ये जो पूरी प्रक्रिया थी, इस पूरी प्रक्रिया का वर्णन आपको यहाँ पर करना है, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं करना है। ठीक है, संक्षेप में 10 मिनट की मुश्किल से 1000 शब्दों में आपको यहाँ पर इसका आंसर देना होगा। इसी प्रकार से अथवा में ये प्रश्न हो सकता है कि स्वाधीन भारत में देशी रियासतों के विलीनीकरण पर टिप्पणी लिखी है ना। स्वाधीन भारत में मतलब स्वतंत्रता के बाद, सिंपल प्रश्न वही है, पूछने का तरीका आप लोगों से बदल दिया गया है। और अथवा वाले लास्ट वाले प्रश्न में क्या है, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, है ना, तीन की विशेष स्थिति थी यहाँ पर एकीकृत करने की। तो इन तीनों पर जो है यहाँ पर अलग से टिप्पणी आपको करनी है। तो अब ध्यान क्या रखना है आपको, देखिए अगर मुख्य प्रश्न जो है, अगर ये प्रश्न आता है तो आपको पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप समझानी होगी। लेकिन अगर दूसरे नंबर का अथवा वाला प्रश्न अगर आता है तो यहाँ पर आपको बताना है, एक कंप्लीटली एक प्रोसेस तो बतानी है, लेकिन खास करके देशी रियासतों के विलीनीकरण की ही प्रोसेस आपको बताना है, देशी रियासतों की। और अगर फिर से जो अथवा वाला है 1947 के पश्चात वाला, ये वाला प्रश्न, अगर ये प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, तो इस प्रश्न में आपको सिर्फ 3 रियासतों पर ही चर्चा करनी है, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, है ना। तो प्रश्नों में पूछा क्या जा रहा है उस पर आपका विशेष फोकस होना जरूरी है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा का निर्णय लेने की प्रक्रिया का विवेचन कीजिए। तो भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का जो निर्णय लिया गया था, उस निर्णय की पूरी प्रक्रिया को आपको यहाँ बताना है। वहीं अथवा में है, संविधान, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान निर्मात्री सभा की क्या भूमिका थी। भाई संविधान सभा ने ही तो संविधान बनाया था, तो भूमिका संविधान निर्माण में संविधान सभा की भूमिका आपको यहाँ बतानी है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रमुख कार्यवाही का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब प्रश्न अगर आप गौर से पढ़ोगे ना तो प्रश्न सेम ही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस प्रश्नों में नहीं है। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस प्रश्नों में नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की विशेषता और इसके निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका बताइए। तो कितना आसान सा प्रश्न है, संविधान की विशेषता बतानी है और साथ ही साथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्माण में क्या भूमिका निभाई, ये आपको क्लियर करना है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से
राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से भारत में राज्यों के पुनर्गठन और नए राज्यों के उद्भव का वर्णन करें। भारत में राज्यों के पुनर्गठन और नए राज्यों के उद्भव का वर्णन करना है। ठीक है, तो ये जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था 1956 में, इस राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से 1956 में जो अधिनियम आया था, इसके माध्यम से किस किस राज्य का पुनर्गठन हुआ था, ये आपको यहां पर बताना है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय लोकतंत्र यानी कि संसदीय शासन प्रणाली। एक मिनट, चलिए ठीक है। एक्चुअली मैं पेन टेप का यूज करता हूँ, आप यहाँ पर आपको मार्क करने के लिए। पेन टेप पर क्या है कि बहुत कम से यूज होता है इसका, तो हाथ ठीक से फिट हो नहीं पाता इस पे ना, तो वाली तेरी लाइनें खिंच जाती है। तो इसको माइंड ना करें आप लोग, जो आपके काम की वस्तु उस पर फोकस करें। ठीक है, तो यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली, तो चूंकि भारत में क्या अपनाया गया है, संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। कहाँ से लिया था? ब्रिटेन से लिया हमने इस प्रणाली को। तो इस प्रणाली के गुण और दोष दोनों बताने हैं आप। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली के गुण और दोष दोनों बताने हैं। वहीं अथवा में है कि संसदात्मक सरकार की विशेषता। अब संसदात्मक सरकार का मतलब वही हुआ संसदीय शासन प्रणाली, इसमें अलग कुछ नहीं है, याद रखिएगा। तो इनकी विशेषता बतानी है, साथ में गुण दोष तो सेम प्रश्न है, कुछ भी अलग नहीं है। क्लियर? प्रश्न नंबर 6 को देखिए, राजनीतिक दल की परिभाषा दीजिए। राजनीतिक दल क्या होते हैं और इनके प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। वहीं राजनीतिक दल किसे कहते हैं, इसके निर्माणात्मक तत्व क्या है। वही प्रजातांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों के महत्व को बताइए। तो जहां जहां पर जो जो प्रश्न के कीवर्ड है वहां पर अंडरलाइन कर रखा है मैंने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गोवा मुक्ति आंदोलन को विस्तार से समझाइए। भाई गोवा कब मुक्त हुआ था? तो गोवा जब मुक्त हुआ था, तो गोवा मुक्त करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था, उस आंदोलन को आपको विस्तार से यहाँ पर बताने की आवश्यकता होगी। वही यहाँ में आप देख सकते हैं, एक है कि गोवा में पुर्तगाली शासन की स्थापना पर लेख लिखे। गोवा पर किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का अधिकार था, है ना। और अगला है बा में दिया गया है कि गोवा की स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता के लिए जो प्रारंभिक रूप से संघर्ष चलाए गए थे, वो संघर्षों पर टिप्पणी लिखी आप लोग। या फिर है गोवा मुक्ति आंदोलन में राम मनोहर लोहिया का क्या योगदान रहा है, ये बताइए। वही अगला प्रश्न है, भारत पर 1962 के चीनी आक्रमण के क्या कारण थे? 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण क्यों किया था, वो रीजन आपको बताना है। भारतीय विदेश नीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था, उस प्रभाव की भी समीक्षा करनी है, चीन के आक्रमण की। वहीं अथवा में दिया गया है 1962 में चीन द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण के कारणों का वर्णन कीजिए। इस युद्ध में भारत की पराजय के क्या कारण थे, भारत को हार का सामना क्यों करना पड़ा इस युद्ध में। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेम अथवा में जो प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न की भाषा अलग होती है बट सेम होता है, बस वहां पर जो टर्म अलग दी गई है उस पर मैंने अंडरलाइन कर रखी है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था पर हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा था? हमारी अर्थव्यवस्था पर हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा था, उस हरित क्रांति का प्रभाव आपको बताना है। या सीधे सीधे प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, हरित क्रांति के मुख्य तत्व बताइए, उसकी समस्याओं का विश्लेषण भी कीजिए। तो 3 टर्म आपसे अथवा वाले प्रश्न में भी पूछ ली गई है। तो कुल मिलाकर के आपको जो तैयारी करनी है, चाहे आप नोट्स बना रहे हो या किताब से पढ़ रहे हो या गूगल से कॉन्सेप्ट ले रहे हो, कहीं से भी आप कंटेंट लें, आपको जो मैं ठीक है ना टर्म दे रहा हूं यानी कीवर्ड जो दे रहा हूं, उस कीवर्ड की कंप्लीट तैयारी करनी है आप लोग। वही अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियों का समाजशास्त्री विश्लेषण प्रस्तुत कीजिए। समाजशास्त्री विश्लेषण क्लियर है। पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियों, कुल मिला के पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियां लिखेंगे तो समाजशास्त्री विश्लेषण अपने आप हो जाएगा, क्योंकि पंचवर्षीय योजना किसके लिए आई थी? समाज के लिए, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महिलाओं की स्थिति में क्या बदलाव आया था? स्वतंत्रता जब मिल गई तो उसके बाद महिलाओं की स्थिति में कुछ बदलाव आया या नहीं आया, और आया तो कितना आया, वो सब आपको यहाँ पर लिखना होगा। भाई प्रश्न नंबर 12 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की विदेश नीति बताइए या भारत की विदेश नीति का मूल्यांकन कीजिए। जब देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद भारत की विदेश नीति कैसी रही, स्वतंत्रता से पहले भारत की विदेश नीति कैसी थी, ये सब आपको थोड़ा सा बता करके, है ना, स्वतंत्रता से पहले की थोड़ा सा डिस्कस करने के बाद में फिर 1947 से आप लोग शुरू हो जाओगे, जो 2004 तक आपकी ये कहानी जाने वाली है। 2004 है ना, 2004 तक, 2004 तक। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, भारत द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति अपनाए जाने के कारणों का वर्णन कीजिए। अब गुट निरपेक्षता की नीति सबसे पहले किसने साइन किया था? भारत ने ही किया था, क्योंकि भारत ना तो
इसमें और ना उसमें, जबकि भारत ने मध्यस्थता का रास्ता चुना था। ठीक है, तो इसी को हमने कहा गुट निरपेक्षता की नीति, और बाद में आकर के दुनिया के कई देशों ने इस नीति पर आकर साइन किया। तो ये गुट निरपेक्षता की नीति भारत ने क्यों अपनाई थी, उन कारणों को आपको बताना है। और राष्ट्रीय हितों की पूर्ति में ये नीति कहाँ तक सफल रही है। वहीं अगला प्रश्न अथवा में ये से भी पूछा जा सकता है कि भारतीय विदेश नीति गुट निरपेक्षता की नीति नीति है तटस्थता की नहीं। क्या कहा है? भारत की जो विदेश नीति है वो गुट निरपेक्षता की नीति है, तटस्थता की नहीं। क्या आप इस मत से सहमत हैं, बताइए। भाई अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 को जरा देखिए आप लोग। प्रश्न नंबर 14 में टिप्पणी करने के लिए बोल रहा है, दो कॉन्सेप्ट आपको दे दिए यहाँ पर। पंचशील सिद्धांत क्या था बताइए, और सार्क यानी दक्षेस है ना क्या था, इस पर एक निबंध लिखिए। तो दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिल गए हैं, सिंपल से टिप्पणी आपको करना है। और प्रश्न नंबर 15 देखिए, आतंकवाद पर अगला प्रश्न दिया गया है। आतंकवाद क्या है, आतंकवाद की कार्य प्रणाली क्या है, इसका वर्णन करें। या अथवा में प्रश्न है, आतंकवाद के बारे में भारतीय दृष्टिकोण का परीक्षण कीजिए। या वहीं पर जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष संदर्भ में भारत में आतंकवाद की समीक्षा कीजिए। तो ये दोस्तों आपके 15 प्रश्न जो इस बार एग्जाम में धूम मचा देंगे। एग्जाम में बेहतर परिणाम लाना चाहते हो ना, तो विश्वास रखिए और बस आपको जो 15 प्रश्न मैंने दिए हैं इन पर तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अब इनकी तैयारी करने के बाद में आपके पास छोटा सा एक जो है एक पोर्शन और आता है। जैसे थोड़ा बहुत समय है आपके पास में, आपने ये पढ़ लिया, उसके बाद अगर आपके पास 2 दिन भी एग्जाम में टाइम है, सिर्फ 2 दिन मात्र बोल रहा हूँ, 2 दिन का टाइम भी अगर आपके पास में है ना, तो 15 प्रश्न ये, और इसके बाद में मैं अब आपको देने वाला हूं 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो लघु प्रकृति की तो हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है 2026 के एग्जाम के लिए। इन 10 प्रश्नों को जो कि सिंगल कॉन्सेप्ट के रूप में होते हैं, सिंगल टर्म को भी अगर आप पढ़ लेते हो, और मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपके पास समय है और आप पढ़ने में काफी तीक्ष्ण हैं, तो फिर आप पहले इन 10 लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़िए, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद में दीर्घ वाले प्रश्नों पर जाइएगा, जो 15 प्रश्न मैंने अभी आपको दिए हैं। तो पहले आप इन प्रश्नों को पढ़िए, पहले सुन देख लीजिए। यहां पर पहला प्रश्न है लघु प्रकृति में, 10 प्रश्न देने जा रहा हूं। हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में विलय करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। तो ये ऑपरेशन पोलो क्या था, इसके बारे में आपको बताना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के स्रोतों को, कौन कौन से स्रोत रहे हैं, भारतीय संविधान में कहां कहां से हमने कॉन्सेप्टों को ऐड किया है, ये आपको बताना है, स्रोत बताने हैं। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय संविधान में हुए मुख्य संशोधनों की एक सूची बनाइए। ठीक है, 100 से ज्यादा संशोधन अब तक हो चुके हैं, लेकिन पूरे संशोधन नहीं बताना है आपको, जो मुख्य संशोधन है खाली उनकी एक लिस्ट आपको बतानी है। वहीं अगला प्रश्न है, भारत में राज्यों की राजनीति के अध्ययन के सैद्धांतिक आधार की विवेचना कीजिए। वही प्रश्न नंबर 5 है, जाति धर्म क्षेत्र और गरीबी से भारतीय लोकतंत्र को क्या खतरा है, बताइए। प्रश्न नंबर 6 देखिए, 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध क्यों हुआ था, है ना, युद्ध के कारण बताना है। प्रश्न नंबर 7 है, स्वतंत्रता के बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे धीरे धीरे विकसित हुई थी, ये बताइए। प्रश्न नंबर 8 है, टिप्पणी करने के लिए बोल दिया गया है, दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिए गए हैं, भूदान आंदोलन क्या था, स्वतंत्रता के बाद भारत में आर्थिक नियोजन क्या रहा है, दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर। इसके बाद में दो प्रश्न आपके ये रहे, भारत में आपातकाल और उसकी आलोचना, और प्रश्न नंबर 10 है, कारगिल युद्ध 1999 पर एक विस्तृत लेख लिखिए। तो 10 प्रश्न वो लघु प्रकृति के जो आपको एग्जाम में बहुत सपोर्ट करेंगे। अब दोस्तों फाइनली मैं आप लोगों से यही बोलूंगा, सीरियसली बाकी देखिए, अपने अगर लेक्चर में लास्ट तक बने हुए ना, इसका मतलब आप सीरियस हैं एग्जाम को लेकर के, और आप वाकई में चिंता करते हैं अपने एग्जाम की, कहीं गलती से गलत नंबर ना आ जाए, कम नंबर ना आ जाए। आप सीरियस है पढ़ाई को लेकर के, तो मैं भी ऐसे दोस्तों के साथ में, ऐसे छात्रों के साथ हमेशा खड़ा हुआ हूँ, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। याद रखिएगा इस बात को, ऑफलाइन दैट मीन्स कि आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो ना, तो मुझे व्हाट्सएप पे आकर के आप मुझसे जो है डिस्कस भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आप लोगों के लिए हमेशा खड़ा हुआ हूं जब तक आप एजुकेशन के फील्ड में हैं। तो यहाँ पर मेरा कहना ये है कि अगर आप वाकई में सीरियस है ना, तो जो मैं मॉडल पेपर के रूप में आपको लाकर देता हूँ, यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो हर कोई आपको आ करके ये प्रश्न पकड़ा देंगे, कोई सा प्रश्न थमा देंगे, लेकिन एग्जाम के बाद में वो ऐसे गायब होते मिलते नहीं है। आप उनको दोबारा कांटेक्ट नहीं कर सकते हो। यूट्यूब पर कमेंट करोगे, कमेंट का रिप्लाई करना नहीं करना सब उनके पास होता है ना। लेकिन दोस्तों मैं सिर्फ यूट्यूब पर ही नहीं, बल्कि आपके साथ व्हाट्सएप पर भी जुड़ा हुआ, मोबाइल नंबर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अगर आपको कोई वास्तविक समस्या आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट करके डिस्कस भी कर सकते हो, चूंकि करते भी हो आप लोग, है ना। व्हाट्सएप पर भी आप लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। तो आपको मैं ऐसी सामग्री प्रोवाइड करता हूँ जो पूरी तरह से सत्य है। तो ये जो प्रश्न मैं आपको लाकर दे रहा हूं, 15 प्लस 10 प्रश्न, 15 प्रश्न दीर्घ प्रकृति के, 10 प्रश्न लघु प्रकृति की, ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका एग्जाम में परफॉर्मेंस जो है 90% से ज्यादा रहता है।
जी हाँ, 90% से ज़्यादा, इसलिए इनको इग्नोर ना करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ये प्रश्न मैंने दे दिया, मेरा काम खत्म हो चुका है। मैंने जितना प्रश्न आपको देना था, दे चुका हूँ। अब कुछ दोस्तों के दिमाग में चल रहा हो कि सर प्रश्न तो आपने दे दिया, अब इनके उत्तर का क्या करना है? मेन कॉन्सेप्ट तो उत्तर पर उलझ जाता है। भई मेन पिक्चर तो उत्तरों की है ना, आंसर कैसे होना चाहिए, कहाँ से कॉन्सेप्ट लेके आएँ, क्या हम 20 से पढ़ लें या फिर कोई बुक लेकर के आएँ? अब देखिए 20 सफिशिएंट नहीं होती दोस्तों, मैं खुल के बोलता हूँ और हर कोई बोलता, सब बोलते हैं। बुक बहुत अच्छी बात है बुक से पढ़ना, लेकिन अब इतना समय आपके पास नहीं है कि आप बुक पढ़ करके इसको कंप्लीट कर पाएँ। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया आपको। तो फिर इन क्वेश्चनों के आंसर कहाँ मिलेंगे? तो इन क्वेश्चनों के आंसर के लिए देखिए आपके पास में अगर कोई सीरीज़ है, कोई अच्छी-सी सीरीज़, मतलब 20 भी नहीं होना चाहिए और कोई बड़ी लेंदी बुक भी नहीं, उसके बीच का रास्ता आप लोग निकालिए। और अगर मान लो कि 20 ही है या बुक ही है और उससे ही कॉन्सेप्ट निकालने हैं, तो उससे कॉन्सेप्ट निकालिए। कम-ज़्यादा अगर आपको करना आता है तो, अगर 20 से कम कॉन्सेप्ट निकल रहा है, तो उसको थोड़ा-सा गूगल पर जाइए, उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए। नोट्स अच्छे से नोट्स बना लीजिए, है ना? नोट्स बनाकर पढ़ोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अब इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ छात्र ऐसे हैं, जिनके पास समय नहीं है, जो स्टडी के साथ-साथ जॉब भी करते हैं, तो उन दोस्तों के लिए या कुछ गृहिणियाँ हैं, समय नहीं मिल पाता है नोट्स बनाने के लिए या फिर सामग्री भी नहीं है अच्छे से, तो उनके लिए मेरे पास में जो है मेरी टीम के द्वारा यह नोट्स रेडी कर दबा दिए गए हैं। आप में से जो भी छात्र चाहे नोट्स ले सकते हैं। समकालीन भारत के इतिहास यानी कि जैसा कि ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट की आंसर शीट अवेलेबल है, लेकिन इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेने की आवश्यकता होती है क्योंकि यहाँ पर टीम के द्वारा इसको बनाया जाता है हमारी, है ना? तो यहाँ पर आपको एक बुक के लिए अगर आप जैसे एक सब्जेक्ट की नोट्स अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो ₹99 का सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ लेना होता है और ऑल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो 249 का सब्सक्रिप्शन लेना होता है, 249 का, ठीक है ना? और उसी प्रकार से यहाँ पर आपको फाउंडेशन के नोट्स भी मिल जाते हैं 149 के सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर। कैसे मिलेंगे? तो नंबर आपको दिए गए हैं, हर स्लाइड पर आपको नंबर मिल जाते हैं हमारे 9425115671 ये नंबर है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप कर दीजिएगा, सारी जानकारी आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। क्लियर है? चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, सेशन अगर अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि ये हेल्पफुल हो रहा है, सर आप काफ़ी अच्छा कंटेंट हमको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक कर दें, ज़्यादा बेहतर होगा और साथ में पॉसिबल हो तो शेयर भी कर दें तो ज़्यादा और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, है ना? मिलेंगे अगले सेशन में, बहुत-बहुत धन्यवाद। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि सारे नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहे। मिलेंगे अगले सेशन में, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।